फिल्म की शुरुआत एक आवाज से होती है जो बताती है कि कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे ऐसे जन्मजात हुनर के साथ पैदा होते हैं जिससे वे बहुत ही सच्ची और असरदार संगीत बना सकते हैं। कुछ संगीत इतना शक्तिशाली होता है कि वह अतीत या भविष्य की आत्माओं को भी बुला सकता है। प्राचीन पश्चिमी अफ्रीका में इसे क्रिएट कहा जाता था। यह उपहार उनके समुदायों में इलाज और शांति ला सकता है, लेकिन यह बुराई को भी अपनी ओर खींचता है। क्लार्क्सडेल, मिसिसिपी, अक्टूबर 1932। सैमी मूर एक चर्च पहुंचता है। उसका चेहरा खरोंचों से घायल है और उसके हाथ में सिर्फ एक टूटी हुई गिटार का गला है। चर्च के अंदर उसके पिता जेदोदियाह, जो एक पादरी हैं, गहरी प्रार्थना में डूबे होते हैं। जब वे सैमी को देखते हैं तो उसे अंदर बुलाते हैं और उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। जेदोदियाह अपने बेटे से कहते हैं कि वह संगीत से दूर हो जाए, ईश्वर की राह पर चले और पश्चाताप करे, लेकिन सैमी चुप रहता है और गिटार के बचे हुए हिस्से को कसकर पकड़े रहता है। जब उसके पिता ये सब कह रहे होते हैं तब सैमी को एक भयानक दृश्य दिखाई देता है जिसमें कोई उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर रहा होता है। इसके बाद कहानी एक दिन पीछे चली जाती है। सैमी के चचेरे भाई, जुड़वां भाई स्मोक और स्टैक शिकागो में रहने के बाद क्लार्क्सडेल लौटते हैं। उन्होंने कुछ गैंगस्टरों से पैसे चुराए होते हैं और अब किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद एक कार आती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसका नाम हॉगवुड होता है। वह एक पूर्व कू क्लक्स क्लान सदस्य होता है। वह उन्हें एक पुरानी आरा मिल पर ले जाता है जिसे स्मोक और स्टैक खरीदकर एक ज्यूक जॉइंट, संगीत और नाच का अड्डा बनाना चाहते हैं जो काले लोगों के लिए होगा। वे हॉगवुड को पैसों से भरा एक बैग देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर वह या उसके कोई साथी फिर से पास आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद वे सैमी को लेने जाते हैं और फिर एक छिपी हुई जगह की ओर बढ़ते हैं जहां उन्होंने शराब से भरा एक ट्रक छिपाया होता है। यह शराब आरा मिल में होने वाली बड़ी पार्टी के लिए रखी गई है। अचानक एक सांप फुर्ती से रेंगता हुआ निकलता है, लेकिन स्मोक जल्दी से उसे मार देता है। ट्रक की जांच करने के बाद स्मोक कहता है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए और ज्यूक जॉइंट अगले हफ्ते खोलना चाहिए, लेकिन स्टैक जोर देकर कहता है कि इसे आज रात ही शुरू करना होगा। स्मोक मान जाता है, लेकिन कहता है कि उन्हें बंटना होगा, किसी को ट्रक की निगरानी करनी होगी। इसलिए स्मोक पीछे रुक जाता है जबकि स्टैक और सैमी ज्यूक जॉइंट की तैयारी के लिए निकल जाते हैं। स्मोक ट्रक स्टार्ट करता है और अपने कुछ दोस्तों से मिलने शहर की ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह एक छोटी बच्ची को देखता है और उससे कहता है कि ट्रक पर नजर रखे। वह कहता है कि अगर कोई पास आए और ज्यादा देर तक रुके तो बस हॉर्न बजा देना। वह हर मिनट के 10 सेंट उसे देगा। बच्ची मान जाती है और स्मोक अंदर चला जाता है। अंदर वह अपने पुराने दोस्त बो चाओ और उसकी बेटी लीसा से मिलता है। स्मोक उससे ज्यूक जॉइंट की ओपनिंग नाइट के लिए साइन बोर्ड और दूसरी जरूरी चीजों में मदद मांगता है, लेकिन तभी बच्ची जोर से हॉर्न बजाती है। स्मोक भागकर बाहर आता है और देखता है कि दो आदमी ट्रक चुराने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें शराब भरी हुई है। बिना झिझक के वह एक को पीठ में और दूसरे को पैर में गोली मार देता है ताकि उन्हें सबक मिले। उनमें से एक आदमी स्मोक को पहचान लेता है और माफी मांगता है, कहता है कि उसे नहीं पता था कि यह ट्रक स्मोक का है, लेकिन स्मोक दोबारा गोली मारता है। शहर के लोग यह सब देखते हैं लेकिन घबराते नहीं। वे जुड़वां भाइयों को जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। स्मोक वापस अंदर जाता है और बो चाओ को कुछ पैसे देता है ताकि वह उन आदमियों का ध्यान रख सके जिन्हें उसने अभी गोली मारी है। फिर वह कहता है कि उसे आरा मिल के लिए साइन बनवाना है। बो अपनी पत्नी ग्रेस को बुलाता है और वह यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। स्मोक उसे $14 देता है। उधर स्टैक सैमी को साथ लेकर चलता है जो एक ब्लूज म्यूजिशियन बनने का सपना देखता है। स्टैक ट्रेन स्टेशन जाता है ताकि एक बूढ़े ब्लूज गायक डेल्टा स्लिम को ढूंढ सके। ध्यान खींचने के लिए वे स्लिम से स्टेशन पर ही एक गाना गवाते हैं जिससे वहां छोटी भीड़ जमा हो जाती है। पहले तो डेल्टा यह काम करने से मना कर देता है, लेकिन जब स्टैक उसे पार्टी में बेचने के लिए रखी गई आयरिश बियर ऑफर करता है तो स्लिम मान जाता है। इसी दौरान मैरी नाम की एक महिला वहां आती है। वह जुड़वां भाइयों की बचपन की दोस्त और स्टैक की पुरानी प्रेमिका है। वह नाराज होती है कि उसकी मां के निधन के बाद उन्होंने एक फूल तक नहीं भेजा, जबकि वह औरत उनके लिए भी मां जैसी थी। इसी समय सैमी की मुलाकात पर्ल नाम की शादीशुदा औरत से होती है। सैमी उससे फ्लर्ट करता है और उसे ज्यूक जॉइंट की ग्रैंड ओपनिंग में आने का न्योता देता है। वापस लौटते समय स्टैक अपने पुराने दोस्त कॉर्नब्रेड को एक कपास के खेत में काम करते हुए देखता है जहां वह अपनी पत्नी थेरस के साथ होता है। स्मोक उसे खेत से निकालकर ज्यूक जॉइंट की ओपनिंग के लिए सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर रखता है और फिर वहां से चला जाता है। बाद में स्मोक अपनी पत्नी एनी से मिलने जाता है जो वूडू करती है। जब स्मोक उसे घर के लिए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है तो एनी खुश नहीं होती। वह पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि यह खून के पैसे हैं। वे कभी एक बच्चा खो चुके थे और उसी दर्द ने उन्हें अब तक अलग रखा है। एनी कहती है कि उसका वूडू अब तक जुड़वां भाइयों की रक्षा करता आया है। जैसे ही सूरज ढलता है, एक आयरिश आदमी रेमिक जो खून से लथपथ होता है एक नस्लभेदी जोड़े बर्ट और जोन के घर की ओर दौड़ता है। वह उनसे भीख मांगता है कि उसे अंदर आने दें और सुरक्षा के बदले सोना देने की बात करता है। वे उसे अंदर ले लेते हैं।
कुछ देर बाद चो नाम के आदमियों का समूह एक आता है और जोन को चेतावनी देता है कि रेमिक खतरनाक है, लेकिन जोन उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और उन्हें भगा देती है। उनके जाने के बाद जोन जब घर में जाती है तो यह देखकर हैरान रह जाती है कि रेमिक एक पिशाच वैम्पायर है। वह बर्ड को काट लेता है और उसे भी पिशाच बना देता है। इससे पहले कि जोन कुछ कर सके वे उसे भी पिशाच बना देते हैं। उधर भाई लोग अपना ज्यूक जॉइंट खोलते हैं और वहां बड़ी भीड़ जुट जाती है, लेकिन जगह को तैयार करने में उनका बहुत पैसा खर्च हो चुका होता है। स्टैक और एनी स्मोक से बात करते हैं और सुझाव देते हैं कि कुछ लोगों को नकद की बजाय स्क्रिप्ट से एंट्री की इजाजत दे दी जाए। मैरी को भी बिना पैसे दिए अंदर आने दिया जाता है क्योंकि वह ब्लैक मदर की बेटी है। स्टैक सैमी को मंच पर बुलाता है। सैमी का संगीत बहुत गहरा और आत्मा को छू जाने वाला होता है। पूरी भीड़ चुप हो जाती है, जैसे सब उस जादू में खो गए हों। उसकी धुन इतनी ताकतवर होती है कि आत्माएं बुलानी शुरू हो जाती हैं। अचानक अलग अलग समयों और जगहों से काले संगीतकार ज्यूक जॉइंट में प्रकट होने लगते हैं और जश्न में शामिल हो जाते हैं। पूरी इमारत जैसे ऊर्जा से जल उठती है, लेकिन कोई भी नाचना बंद नहीं करता। यह शक्तिशाली दृश्य रेमिक, बर्ड और जोन का ध्यान खींचता है। वे तीनों पिशाच ज्यूक जॉइंट की ओर आते हैं, ऐसे दिखाते हुए जैसे वे घूमते हुए संगीतकार हों जिन्हें ध्वनि ने आकर्षित किया है। वे भी थोड़ी देर संगीत बजाते हैं ताकि उन्हें अंदर आने दिया जाए, लेकिन स्मोक को कुछ अजीब लगता है और वह उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। यहाँ तक कि जब वे पैसे देने की पेशकश करते हैं तब भी स्मोक उन्हें मना कर देता है। जब रेमिक और उसके साथी वापस जाने ही वाले होते हैं, मैरी वहां आकर उनसे बात करने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि भाइयों को पैसों की जरूरत है। वे उसे सोने के सिक्के देते हैं, लेकिन तभी रेमिक की आंखें लाल चमकने लगती हैं और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। मैरी को समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन रेमिक अचानक उस पर झपटता है और उसे भी पिशाच बना देता है। उसी समय कॉर्नब्रेड पेशाब करने के लिए बाहर चला जाता है और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्लिम पर छोड़ देता है। बर्ट और जोन कॉर्नब्रेड का मजाक उड़ाकर उसका ध्यान भटकाते हैं और उसे वहां से दूर ले जाते हैं। उधर ज्यूक जॉइंट के अंदर सैमी चुपचाप पर्ल के साथ एक प्राइवेट कमरे में चला जाता है। वह उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि स्टैक और ग्रेस दोनों उन्हें देख रहे होते हैं। मैरी को फिर से ज्यूक जॉइंट में आने दिया जाता है। शुरुआत में वह स्मोक को बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह स्टैक की ओर ध्यान देती है। दोनों एक कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी बीच ज्यूक जॉइंट के अंदर माहौल बिगड़ने लगता है। एक ग्राहक दूसरा ग्राहक को चाकू से चेहरे पर वार कर देता है क्योंकि वह धोखेबाज पासे इस्तेमाल कर रहा था। स्मोक बीच बचाव करने आता है और सैमी से कहता है कि जाकर स्टैक को बुलाए, लेकिन सैमी खुद शर्मिंदा महसूस करता है और हिचकिचाता है। आखिर में स्मोक खुद जाता है और जो वह देखता है उससे दंग रह जाता है। मैरी स्टैक की गर्दन में दांत गड़ा रही होती है। स्मोक तुरंत अपनी बंदूकें निकालता है और उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन वह मरती नहीं, बल्कि वह गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब वह सबको मार डालेगी, और फिर रात में गायब हो जाती है। स्मोक स्टैक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। स्टैक की मौत हो जाती है। स्मोक और स्लिम जल्दी से ज्यूक जॉइंट खाली करवाते हैं और सभी मेहमानों को घर भेज देते हैं। अब वहां बस कुछ ही लोग रह जाते हैं, स्मोक, सैमी, एनी, स्लिम, पर्ल और ग्रेस। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, कॉर्नब्रेड वापस लौटता है और अंदर आने की जिद करता है। एनी को लगता है कुछ सही नहीं है और वह कहती है कि उसे यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन कॉर्नब्रेड अपनी मजदूरी मांगता है और जैसे ही स्मोक उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, अब पिशाच बन चुका कॉर्नब्रेड उस पर झपट पड़ता है और उसकी बांह में काटने की कोशिश करता है। स्मोक फुर्ती से प्रतिक्रिया करता है और उसके चेहरे पर गोली मारता है, जिससे कॉर्नब्रेड भाग जाता है। अब एनी सबको बताती है कि वे असल में पिशाचों का सामना कर रहे हैं। हालत और बिगड़ जाती है जब पहले मरा हुआ स्टैक अचानक पिशाच बनकर फिर से जिंदा हो जाता है। शुरू में वह दिखाता है कि वह ठीक है और स्मोक से कहता है कि कमरे का दरवाजा खोल दे। स्मोक चाबी ढूंढने जाता है, लेकिन तभी स्टैक कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। एनी तुरंत अचार में भिगोया हुआ लहसुन उसके चेहरे पर फेंकती है, जिससे वह चीखता हुआ इमारत से भाग जाता है। उधर बाहर खड़े पिशाच गाना और नाचना शुरू कर देते हैं, जिससे बाकी बचे मेहमान, जिनमें बो भी शामिल होता है, खून के प्यासे राक्षसों में बदल जाते हैं। अब ज्यूक जॉइंट के बाहर पिशाचों की एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। उनकी अगुवाई कर रहे हैं रेमिक, मैरी, स्टैक, बर्ट और जोन। रेमिक आगे आता है और सच्चाई बताता है। असल में भाइयों को होगवुड ने फंसाया था, जो कि कू क्लक्स क्लान का ग्रैंड ड्रैगन था। होगवुड की योजना थी कि बर्ड और उसके बाकी साथियों को भेजकर जुड़वां भाइयों और ज्यूक जॉइंट के सभी लोगों को मार दिया जाए। स्टैक यह कहानी सही बताता है और कहता है कि वह यह सब खुद देख चुका है जब वह पिशाच बना था। लेकिन रेमिक कहता है कि वह क्लान की नस्लभेदी सोच को नहीं मानता। उसका असली मकसद सैमी है। वह मानता है कि सैमी के संगीत में इतनी ताकत है कि वह रेमिक के खोए हुए पूर्वजों की आत्माओं को बुला सकता है। रेमिक फिर एक प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि अगर वे सब पिशाच बन जाएं तो हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं, नस्ल भेद और मौत के दर्द से आजादी पा सकते हैं,
लेकिन जब सब लोग इनकार करते हैं तो वह ग्रेस और बो की बेटी लिसा को मारने की धमकी देता है। जब सब समझ जाते हैं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है तो वे लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। लकड़ी की कीलें तैयार करते हैं, बंदूकें भरते हैं और लहसुन टांगते हैं। ग्रेस साहस से चिल्लाकर पिशाचों को अंदर आने की चुनौती देती है। वह अपने पिशाच बने पति बो पर लकड़ी की कील से हमला करती है और दोनों आग की लपटों में जल जाते हैं। एक बलिदान में स्लिम अपने हाथ में खुद को काटता है ताकि कुछ पिशाचों को फुसलाकर एक जाल में खींच सके। वहीं पर्ल को सैमी के सामने ही गंभीर चोट लगती है जिससे वह टूट जाता है। बाकी सभी बहादुरी से लड़ते हैं और एक एक कर पिशाचों को खत्म करते हैं। इस झड़प में एनी को भी एक पिशाच काट लेता है। उसे पता होता है कि अब वह भी बदल जाएगी, इसलिए वह स्मोक से कहती है कि वह उसे मार दे, इससे पहले कि वह भी पिशाच बने। भारी मन से स्मोक ऐसा करता है। दूरी से यह सब देखकर स्टैक और मैरी के भीतर इंसानियत की एक हल्की सी झलक लौट आती है। एनी की मौत देखकर वे दुख और पछतावे में डूब जाते हैं। आखिर में स्मोक और स्टैक के बीच भयंकर लड़ाई होती है। वहीं बाहर सैमी रेमिक से भागने की कोशिश करता है। रेमिक सैमी के चेहरे पर वार करता है जिससे वही निशान बनता है जो पहले देखा गया था। लेकिन सैमी हार नहीं मानता। वह अपना गिटार उठाकर उसमें लगी चांदी की धातु को रेमिक के सिर में घुसेड़ देता है। तभी स्मोक वहां आता है और रेमिक के सीने में लकड़ी की कील घोंप देता है। जैसे ही सूरज निकलता है रेमिक जलकर राख हो जाता है और बाकी पिशाच भी उसके साथ जल जाते हैं। स्मोक जानता है कि अब क्लान के लोग आने वाले हैं, तो वह सैमी से कहता है कि वह भाग जाए और अपनी जान बचाए। इसके बाद स्मोक हथियार लेकर छिप जाता है और उनका इंतजार करता है। जब क्लान के लोग आते हैं तो वह उन पर गोलियां चलाने लगता है और उन्हें मार देता है। वह एक गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंकता है। इस लड़ाई में वह खुद भी पेट में गोली खा लेता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। वह सबको मार देता है। आखिर में बस होगवुड बचता है। वह अपनी जान की भीख मांगता है और पैसे देने की बात करता है, लेकिन स्मोक उसे भी गोली मार देता है। जब स्मोक मरने वाला होता है तो उसे एनी की आत्मा और उनके मरे हुए बच्चे की आत्मा दिखती है। सैमी वापस चर्च जाता है। उसका पादरी पिता उसे फिर से कहता है कि वह संगीत छोड़ दे, लेकिन सैमी मना कर देता है। वह गिटार लेकर उत्तर की ओर चला जाता है। क्रेडिट्स में ओडोसा सैमी को 1992 में दिखाया जाता है। वह अब एक बूढ़ा ब्लूज गायक है, लेकिन आज भी गाता है। उसके शो के बाद स्टैक और मैरी आते हैं जो अब भी पहले जैसे दिखते हैं। वे उसे गले लगाते हैं। स्टैक बताता है कि स्मोक ने उसे मारा नहीं था, बल्कि उसे कहा था कि वह छिपकर सैमी की रक्षा करे। अब स्टैक कहता है कि सैमी का वक्त पूरा हो रहा है और उसे पिशाच बनने का ऑफर देता है ताकि वह हमेशा जिंदा रह सके और संगीत बना सके, लेकिन सैमी मना कर देता है। वह कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया है और जब उसका समय आएगा वह तैयार है। फिर वह अपना गिटार उठाकर आखिरी गाना बजाता है। जाने से पहले वह बताता है कि उसे आज भी उस रात के बुरे सपने आते हैं, लेकिन यह भी कहता है कि सूरज ढलने से पहले का वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। स्टैक कहता है, वो आखिरी बार था जब मैंने अपने भाई को देखा, आखिरी बार जब सूरज देखा और आखिरी बार जब मैं आजाद महसूस कर सका। फिल्म यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।